नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में इस समय लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और देश में 2024 का लोकसभा चुनाव का 2 चरण पूरे हो चुके हैं और अब 5 चरण शेष बचे हैं। 7 चरणों में चुनाव होना है और ये उसी तरह से है जैसे अभिमन्यु ने देश चक्रव्यूह के 7 द्वार तोड़े थे। तो 2 द्वार तोड़े जा चुके हैं और 5 द्वार का अब तोड़ा जाना शेष है। अब ये तय होना है, योद्धा पूरी तरह से मैदान में लगे हुए हैं कि किस तरह से 7 द्वार तोड़ करके हम दिल्ली की गद्दी पर पा सकें। एक तरफ है सत्तारूढ़ विपक्ष, एक तरफ है सत्तारूढ़, दूसरी तरफ है विपक्ष। सत्तारूढ़ दल के नेता हैं नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जिसके पास हर दल का नेता प्रधानमंत्री होने का दावा कर रहा है। 7 चरणों के चुनाव बहुत लंबे इस बार हो रहे हैं, जिसके चलते लोकसभा चुनाव के जो 2 चरण बीते हैं, उसका जो आंकड़ा आया है, वो मत प्रतिशत बेहद निराश करने वाला है। ये यूँ समझ लें मोटा-मोटा कि आधी आबादी, लगभग 60% लोगों ने वोट किया, तो आधी आबादी हम ये मान के चलते हैं जिसने इस प्रक्रिया से अपने आप को किनारे कर लिया है। यानी कि आधे लोगों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया है कि वो इस किसी को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये वही वर्ग है जो वोट नहीं कर रहा है, जो अपने एसी कमरों में बैठ के बाद में सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जा कर के सरकार की बुराई करता है। लेकिन जब वोट डालने की मौका आता है तो वोट डालने नहीं जाता है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन एक तरफ है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दोनों दलों में कांटे की लड़ाई है, दोनों ध्रुव मैदान में जमे हुए हैं, एक नॉर्थ पोल पे, एक साउथ पोल पे। अब देखना ये है कि 2024 का जब परिणाम आएगा 4 जून को, तो उसके परिणाम किस तरह से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको किसी नेता से मुखातिब कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। लेकिन आज मैं आपको लेके आया हूँ देश के जाने-माने ख्यात लब्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजीव चतुर्वेदी के पास। आप सोच रहे होंगे कि चुनावों का ज्योतिषी से क्या लेना-देना, लेकिन हमारे पुराने साथी जो हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं, वो हमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि और उनकी कम से कम 100 से ज़्यादा मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज और फ़ोन कॉल आए। उनका कहना है कि आप आचार्य राजीव चतुर्वेदी जी से बात करिए, क्योंकि पिछले कई चुनावों का वो प्रेडिक्शन लगातार मेरे साथ कर रहे हैं। 2022 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो और पिछले जब 5 चरणों के 5 राज्यों के चुनाव हुए, तो भी उन्होंने प्रेडिक्शन किया और उनकी सारी बातें कमोबेश सही निकली। हर पिछली बार की तो स्थिति मैं बताऊँ आपको कि वो जब प्रेडिक्शन कर रहे थे, तो मैं खुद उनके चुनाव प्रेडिक्शन से संतुष्ट नहीं था। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहा कि मुझे लगता है कि इस वीडियो को अपलोड नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि वो ज्योतिषाचार्य का गणित है, उन्होंने कहा है, अगर गलत होगा तो उनके सिर जाएगा, मुझसे क्या मतलब है। तो इसीलिए मैंने उसको अपलोड किया और लोग बाद में वो परिणाम सही निकला, मैं खुद उससे सरप्राइज़ रहा। इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, तमाम लोग ज्योतिषीचार्य घोषणा कर रहे हैं, तमाम राजनेता घोषणा कर रहे हैं, सब अपनी-अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। कोई कह रहा है 400 पार, तो राहुल गांधी कह रहे हैं 180 पर रोकेंगे। तो अब 180 पर रोकेंगे राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी 400 पार होंगे या फिर 272 का जादुई आंकड़ा पार होगा कि नहीं होगा? ये सब ऐसे सवाल हैं जो यक्ष प्रश्न बन के इस समय हर एक के मानस पटल पर छाए हैं और चाहे कोई व्यक्ति राजनीति से हो या ना हो, किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी नौकरी में हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके मन में एक ही सवाल है, तीसरी बार मोदी सरकार। तो आज इसका हल जानेंगे आचार्य राजू चतुर्वेदी से। राजू जी ओम नमस्कार। नमः शिवाय। कैसे हैं नमस्कार। सर? बढ़िया, ईश्वर कृपा, गुरुदेव के बढ़िया। चरणों का आशीर्वाद। आचार्य जी, आज हम आपके पास आए हैं, पिछले कई चुनावों का आप लगातार आकलन करते रहे हैं। इस बार 2024 का चुनाव है। बिल्कुल सारे योद्धा मैदान में जुटे हुए हैं, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन कहीं पर गर्मी नहीं आ रही है नेताओं के चेहरे पर। लेकिन चुनाव बहुत ठंडा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर्वप्रथम अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, तो अभी पिछले 5 राज्यों के चुनाव की बात आपने जो कही जी। और आप ये कह रहे हैं कि हमारी भविष्यवाणियाँ, तो पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ कि भविष्यवाणी मेरी कुछ नहीं होती जी। है। ये सब कुछ अगर कुछ है, तो वह केवल मेरे गुरु के श्री चरणों का आशीर्वाद है। जी। उन्हीं के श्री चरणों के आशीर्वाद से मेरे मुख से जो निकलता है, अब वो सही हो जाता है, तो ये उनके चरणों का प्रताप है, मेरा कुछ नहीं है। अब आपने जो प्रश्न किया है चुनाव को लेकर के, वो हर नेता अपनी अपनी बात करते हैं। हम लोग ज्योतिष के आधार पे चलते हैं।
आपका चुनाव किसी सियासत से कोई मतलब नहीं, जो देखिए, चुनावी आंकड़े ज्योतिष मैं न राजनीति करता हूँ भैया, और न किसी राजनेता के संपर्क में रहता हूँ। हमारे लिए हर व्यक्ति, जो मुझे मेरे गुरु ने शिक्षा दी उसके अनुसार, हर व्यक्ति सिर्फ एक जीव है, और ईश्वर भी कहता है जीव की सेवा। तो उसमें चाहे नेता हो चाहे परेता हो, इससे क्या मतलब है? तो मैं सियासत से मेरा कोई लेना देना 2024 की कुंडली क्या कह रही देश की, कि देश में क्या होने जा रहा है देखिए, 2024 में? अभी देश पहली की, बात तो ये बताइए, 400 पार। मैं इसी के लिए आपसे कहा ना, आप ये देखेंगे, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, जिसकी डिटेल है 17 सितंबर 1980, 11 बजे सुबह, जन्म स्थान मेहसाना, गुजरात। अब ये हमें कोई मोदी जी ने तो भेजा नहीं, हम लोग को नेट से मिला। 1980 सॉरी, ये गलत है, इसमें 1980 नहीं, ये आपने सही कहा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, 1980 नहीं है, एक मिनट, 1950 1950 जी, मैंने गलत इसमें पढ़ गया, 1950 जी। ठीक सर। अब ये नेट से जो प्राप्त हुआ तो हम लोग वही जानते हैं जी। अब आप इसमें पाएंगे, जब 17 सितंबर 1950, 11 बजे सुबह, जन्म स्थान मेहसाना, गुजरात, तो माननीय नरेंद्र मोदी की जो कुंडली बन के आ रही है वो है वृश्चिक लग्न की, ठीक है। वृश्चिक, और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, प्रधानमंत्री पद के जो है पद के दावेदार कहा जाता है ना कि कौन प्रधानमंत्री होगा, तो उसमें मोदी जी का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग मोदी जी की कुंडली की चर्चा करेंगे। आप ये ध्यान से देखिएगा, ये लग्न है, ये वृश्चिक लग्न है, 10th हाउस में। इसका मुझे आइडिया नहीं है, आप इसको ना बताइए, आप ये बताइए आइडिया क्या होने जा रहा हो है। सकता है आपके देखने वाले जो दर्शक नहीं, हैं वो उनमें से वो किसी को इतना नहीं जानता, जानकारी आप हो, प्रेडिक्शन करिए इसको। उसी को प्रेडिक्शन करने के लिए बताना पड़ेगा जी। अगर प्रेडिक्शन जानना है तो उसे सुन भी लीजिए जी। यहाँ 10th हाउस में इनकी कुंडली के बृहस्पति, ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ जी। है जी। वृश्चिक लग्न है वो, 10th हाउस में बृहस्पति बैठा है। 30 अप्रैल जो भी बीता है, कल 30 अप्रैल की रात्रि में गुरु ने अपना स्थान बदल करके मेष राशि में जो गोचर कर रहा तो वृष राशि में पहुंच गया, ठीक है। वृष राशि में पहुंचते अब इनके जो सहयोगी होंगे, तो सहयोगी कौन हुआ? मतदाता, जो इनके कार्यकर्ता पार्टी के, मोदी जी के जो विचारधारा से प्रेरित होंगे, जो उनकी बातों को सही समझते होंगे, उन वो इनके सहयोगी हुए। अब उनका सहयोग इनके प्रति बहुत तेजी से बढ़ेगा, और मतदाता का सहयोग बढ़ेगा, अर्थात जो अभी तक चुनाव का प्रतिशत आप लोग न्यूज में, आप ही लोग के माध्यम से पता चलता है कितने परसेंट फला जगह चुनाव में इतने प्रतिशत वोट पड़े, यहाँ इतने प्रतिशत, बहुत कम मतदान का प्रतिशत है, वो अब बढ़ना 30 अप्रैल के बाद शुरू हो गया। यानी तीसरे चरण से शुरू अब हमारे ख्याल में शायद आज चुनाव है जी, तो अब आज शाम तक देखिए कि कितने प्रतिशत मतदान होता है जी, तो आपको इस बृहस्पति के गोचर का परिणाम ज्ञात होगा। अब 7वें भाव में जो मोदी जी की कुंडली में गुरु का गोचर आया, वो अब इनको लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि 5वीं दृष्टि से 11th हाउस को देखेगा। ये है 11वां घर। 11वां घर मतलब सोर्स ऑफ इनकम। तो इनका इनकम क्या है? चुनाव में, यानी वोट का परसेंटेज ही इनकी आय कही जाएगी। अब वो इनकी बढ़ेगी तो सरकार इनकी बनेगी। मतलब ये तय है कि सरकार मोदी जी की ही बनेगी। अब आपने कहा 400 पार, जी, तो देखिए प्रभु 400 पार तो नहीं जाएंगे, ये निश्चित आंकड़ा, हम खैर मैं गलत शब्द प्रयोग कर गया, निश्चित ये मेरा अहम होगा। ज्योतिषी गणना के आधार पे जितनी गणना मैंने की उसके आधार पर 400 पार नहीं, हमको संभावना है कि 280 से लेकर के 80-85 से लेकर 290-295 सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगी। 280 से 290
यस, यानी कि जो जादुई आंकड़ा 272 का, वो भाजपा अकेले पार कर लेगी। अकेली पार कर रही जी। है 280 से 290। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिली थी मैं नहीं याद, 325 के आसपास। हाँ, तो उससे कम ही रहेगी। जी। पूरा एनडीए पिछली बार से कम होगा। जो देखिए, मैं यहाँ मोदी जी की कुंडली नहीं, देख रहा हूँ। भाजपा और सहयोगी दल जो एनडीए है, मैं सहयोगी गठबंधन- दल नहीं, मैंने अभी देखिए मोदी जी की कुंडली है हम्म। और ये मैंने भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, ये भी मुझे नेट से प्राप्त हुई है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये मिथुन लगने की है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 को, जो नेट पे मौजूद है। जी। गठन का समय था 11:45। गठन का स्थान था न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली। तो इस समय को मान करके, जिस समय पे गठन हुआ, जनसंघ चुनाव में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है उसके मुख्य जो नेता हैं वो है माननीय नरेंद्र मोदी, वर्तमान प्रधानमंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी कुंडली में मिथुन लगना आती है इस समय। तो इसमें मैं सहयोगी दल की बात नहीं कर सकता, क्योंकि कुंडली यहाँ भारतीय जनता पार्टी की है, ना कि सहयोगी दलों की है। तो मैं जिसकी कुंडली मेरे पास नहीं, मैं उसकी व्याख्या कैसे मतलब 290 तक के भाजपा भारतीय पहुंचेगी, जनता तो इसका पार्टी मतलब उनके पहुंचेगी। सहयोगी दल बढ़ के कुछ बढ़ाएंगे ही, हाँ, 10-20 सीटें और जो बढ़ेंगी। जो सहयोगी दल क्या ले आते हैं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अकेले भारतीय जनता पार्टी 280 से 290। अब 4-5 सीट इधर उधर हो जाए तो वो भाई, नहीं, वो तो माना जा सकता है। क्योंकि मैं ईश्वर तो हूँ नहीं ना, मैं ब्रह्म हूँ जी। और ना त्रिकालज्ञ हूँ। तो ये जो 400 पार का नारा है, ये इनका नहीं 400 पार नहीं हो पाएगा। 300 पार होगा। अब सहयोगी दल मिला के तो हो ही जाएगा, अकेले भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं कर सकता। अच्छा, एक मैं मोदी जी की कुंडली से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप बार बार इस पर फोकस करें कि आपके पास मोदी जी की कुंडली है, तो आप उसी पे बेस कर रहे हैं। तो मैं सवाल आपसे ये मोदी जी की केवल नहीं, मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी दोनों हाँ, लोगों की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 2 बार की सरकार थी, जिसपे उन्होंने बहुत सारे वायदे किए, सारी चीजें की, उस सब का आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो तीसरी बार सरकार आएगी, तो क्या उस स्थिति में होगी कि कोई बड़ा ऐतिहासिक फैसला कर सके, जिसको लेके मोदी जी की पूरी दुनिया में एक जो दमखम है वो बढ़ेगा, कि सरकार कमजोर होगी, पिछली बार की सीटें कम होंगी, क्योंकि तीसरी बार है, आप बता रहे हैं सीटें कम होंगी पिछली बार की अपेक्षा कर, तो निश्चित रूप से वो उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं। 400 पार इसीलिए मांग रहे हैं कि वो कह रहे हैं, अमित शाह ने कल कहा कि वो पीओके को जो है चाहते हैं कि पीओके अपने कब्जे में आ जाए। इस तरह के भाजपा नेता तमाम सारे बयान दे रहे हैं। तो क्या उस तरह का फैसला आगे आने वाली सरकार में हमें देखने को मिलेगा? देखिए, अगर फैसले की बात है तो कश्मीर में जैसे धारा 370 की चर्चा चला करती थी, तो अपने दूसरे कार्यकाल में जब इन्होंने अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया था, उसके कुछ ही समय बाद 370 को समाप्त कर दिया। तो इस फैसले को भी अगर देखा जाए तो इसको लेने के लिए बड़ा साहस की आवश्यकता पड़ती है, और वो उन्होंने किया। आगे भविष्य में पीओके, अब ये राजनीति या प्रशासनिक स्तर से इसके पीछे क्या होगा, ये कहना तो इनकी सोच क्या होगी बहुत ही हमारे लिए कठिन होगा। हाँ, अब अगर इनका चुनाव ये पुनः जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अभी मैं सुना आपने कहा 4 जून को शायद परिणाम आएगा। जी। 4 जून 2024 को जब परिणाम आएगा तो उसके कुछ समय के बाद शपथ ग्रहण होगा। हाँ, 5-6 जून में हो जाएगी। 5-6 जून में। अब वो 5-6 जून को शपथ ग्रहण पे किस तारीख को होगा, हाँ, ये समय क्या होगा, ये तो बाद में पता उस चलेगा। दिन का नक्षत्र क्या होगा, तब तो हम गणना करें उस समय पे कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पे बैठ रहा है वो क्या फैसले ले सकता है। लेकिन अगर मोदी जी की कुंडली को बेस करके ही बात करते हैं, 4 दिसंबर 2024 को बुध की महादशा, चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर खत्म हो जाएगा। इसके बाद माननीय मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा में केतु आएगा। 4 दिसंबर 2024 के बाद किसी भी तरीके का अप्रत्याशित, जो मतलब आप सोचे नहीं होंगे, ऐसा कोई न कोई निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाएगा 4 दिसंबर 2024 के बाद मोदी जी द्वारा ले लिया जाएगा, क्योंकि 4 दिसंबर 2024 को चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर आ रहा है। इस कुंडली पे आप हैं, तो मैं इसी पे अभी फोकस कर रहा हूँ। हाँ,
इंटरव्यू बहुत लंबा ना जाए, जो जो मोदी जी की कुंडली है, इससे जुड़े तमाम सारे सवाल इस बार हैं हाँ। कि जैसे सरकार बना लेते हैं, चूँकि उनकी उम्र इस समय 72 साल के आस-पास हो रही है, हुँ। तो क्या पूरा टेन्योर पूरा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, उसके नाते पूरा नहीं करेंगे। अच्छा। तो क्या आपके हिसाब से पूरा टेन्योर पूरा देखिए करेंगे? 2027 तक तो चंद्रमा की महादशा है। जी, तो 2027 के पहले तो ये कहना कि टेनओवर में और इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। अब उनके संविधान क्या है वो इतना मैं डिटेल नहीं जानता हूँ, और ना उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है। हम दशा के आधार पे बता रहे हैं कि चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा नवमेष है। नवमेष मतलब भाग्य भाव और धर्म भाव का स्वामी है, और स्वामी होकर के लग्न में बैठा है, वो अलग बात है कि वो नीच का है यहाँ पे लग्न में, लेकिन त्रिकोण का स्वामी होकर के मूल त्रिकोण में, और लग्न को केंद्र भी कहते हैं, वहां बैठा है, एक संबंध बना रहा है। तो 2027 तक तो इनका कार्यकाल रहेगा। उसके बाद उसके बाद चंद्रमा के बाद मंगल का अंतर आएगा, जो कि 12th हाउस का फल देगा मंगल मंगल इनको, और उधर राहु का गोचर, ये सब देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा मतलब। मतलब 2027 के बाद उस समय गोचर क्या होगा जब चंद्रमा की महादशा समाप्त आप हो रही है। 27 तक देख रहे हैं, 27 के बाद तो बताइए? सरकार, मैंने आपसे क्या कहा, ये देखिए ना, ये 2027 जो है 24 सितंबर 2027 को चंद्रमा की महादशा समाप्त होगी, मंगल की महादशा में। उसके बाद का समय के लिए अच्छा है या अब खराब है? मैं 24 सितंबर को सन 2027 में राहु का, शनि का, गुरु का किस राशि में वो गोचर कर रहे हैं, उसे पहले मैं देखूं, तब आपका इंटरव्यू लंबा होगा। अभी देखिए, आप कुछ लोग बैठे भी हैं, मुझे निश्चित रूप से इसके जाने के बाद मतलब 27 जब गुजरेगा, तो आपके हिसाब से मतलब क्या और अच्छा होगा कि और खराब होगा? नहीं, 2027 के बाद जब मंगल की महादशा आएगी, और जहाँ तक मुझे आपके पिछली बार के इंटरव्यू में याद भी आ रहा है कि 2028 के आसपास मैंने कहा था कि जब राहु की गोचर की बात की थी, तो वो समय इनके लिए थोड़ा दिक्कत का है, वो दिक्कत देगा। किस तरह की दिक्कत आ सकती है? फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, शरीर की स्थिति ये ना हो। और अभी आप बता रहे 72 ईयर के आज हो चुके हैं, तब भाई 75, 76, 77 साल के होंगे, तो एक एज फैक्टर भी आता है। सबकी बॉडी एक जैसे तो नहीं रिस्पॉन्ड करती ना, एक जैसी सबकी बॉडी तो होती नहीं। माननीय वाजपेयी जी की कुंडली, आखिर एक उम्र के बाद उनको भी दिक्कत आई, आपने देखा ये घुटने का प्रत्यारोपण से लेकर सब कराना पड़ गया। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, नरेंद्र मोदी की कुंडली को थोड़ा-सा हम पीछे लाते हैं और हम आते हैं योगी जी की कुंडली पे। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली में जो सरकार बनती है वो उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है। हाँ, बिना उत्तर प्रदेश के चाहे कोई भी सरकार बन नहीं सकती है। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है ठीक उत्तर है, प्रदेश, उसकी कमान है योगी आदित्यनाथ जी ठीक है। ने। अभी पिछले दिनों जो 5 राज्यों के चुनाव हुए तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदले गए। उसके बाद से चर्चा लगातार हवा में तैर रही है कि योगी आदित्यनाथ के साथ क्या होगा, योगी आदित्यनाथ, तो चर्चा ये चली कि लोकसभा चुनाव के बाद शायद उनके साथ कोई फैसला हो सकता है। तो अब 2024 का चुनाव हो रहा है, योगी आदित्यनाथ जी लगातार रोज़ 3 सभाएँ कर रहे हैं। 80 लोकसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश में कितनी मिलेगी और उनका क्या असर योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य पर देखने को मिलेगा? देखिए, अब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की हॉरोस्कोप पहले मुझे नेट से मैं खोजूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस क्या है। तो या तो उतना मुझे समय दीजिए, हुँ, क्योंकि मेरे पास तो वो कोई अपनी कुंडली भेजे नहीं है, हुँ, और ना मैंने रखी है। हुँ, ठीक है? यूपी में अभी जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है, मैंने आपसे बताया ना, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इसके चेहरा है। किसी भी देश, राज्य, इस देश में किसी राज्य के मुख्यमंत्री इस चुनाव का चेहरा नहीं है। तो हम तो कुंडली उन्हीं की बेस की है। यूपी चूंकि दिल्ली से उत्तर प्रदेश पूर्व दिशा में पड़ता है, ठीक, पूरब में अब जो इनकी कुंडली में शनि का गोचर है, वो है चौथे घर में मोदी जी के। और भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है, उसके हिसाब से शनि का गोचर, ये देखिएगा, ये 9th हाउस में है वर्तमान समय। ठीक है? मोदी जी की कुंडली में राहु का गोचर 5वें घर में है, ये देख लीजिए आप। ठीक? और भारतीय जनता पार्टी कुंडली के अनुसार 10वें घर में गोचर है। तो उत्तर प्रदेश यदि पूर्व दिशा में है, तो इतना मान के चलिएगा कि पूर्व दिशा से सीटों का प्रतिशत इस बार थोड़ा कम होगा।
पिछली बार यूपी से कितनी सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को? 73। तो 73 नहीं आएगी। इतना हो सकता है ईश्वर की कुछ कृपा हो कितनी सीट है टोटल? 80 है। हो सकता है पूरी 80 आ जाए, लेकिन ज्योतिषीय आकलन जो है उसके आधार पे हमें लगता है कि 56-57 सीट के आसपास यूपी में इनको प्राप्त। अब इतनी सीट आने के बाद अब वो योगी जी के ऊपर कोई फैसला लेंगे, क्या करेंगे, ये सब हम लोग तो कैसे जाने। हम तो या तो योगी जी की फिर मैं कुंडली खोलूं कि भाई उनका आगे का ग्रहों की गति क्या कह रही है। अब वो राजनीतिक गलियारे में क्या होता है, चलिए इस पर किसी और दिन बात करेंगे। एक आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी जी 2024 में जब सरकार बनाएंगे तो आप कह रहे हो कि जो है सरकार उनकी बनेगी और ठीक ठाक प्रधानमंत्री स्थिति में रहेंगे कि एनडीए अपने भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत लेके आ रही, सशक्त प्रधानमंत्री साबित होंगे या नहीं? हाँ, 4 दिसंबर के बाद मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ ऐसे अब मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि अरे यार इतना बड़ा डिसीजन, ये फैसला, जैसे आपको याद होगा नोटबंदी के टाइम पर कोई सोच सकता था कि नोटबंदी का ही फैसला होगा? हुआ, अचानक से कर दिए। पाकिस्तान में वो सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को उम्मीद थी, अचानक से डिसीजन हो गया। मोदी जी अपने कुछ विश्वस्त ब्रांडिंग है, सर्जिकल स्ट्राइक बहुत बार हो चुकी। खैर वो सब आप देखिए नहीं, हमने क्या कहा, अब आप लोग उसको ब्रांडिंग है या कुछ भी, ये हम लोग क्या जाने। आया ना न्यूज में, लोगों ने देखा ना, अब वो ब्रांडिंग भी क्या भाई मैं ये क्या जानूं। बिल्कुल सही बात। अब नोटबंदी ब्रांडिंग है कि क्या है ये मुझे नहीं पता, डिसीजन हुआ ना। ठीक, अभी चाइना को लेकर के न्यूज में जो चल रहा था कि बार बार चाइना, तो साफ साफ भारत सरकार ने कह दिया कि हमारी सेना एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी, पहले आप अपनी सेना हटाएंगे तब हमारी सेना पीछे आएगी, और डटे रहे। चाइना के सैनिकों से भारतीय सैनिकों का बवाल भी हुआ, उसमें कई ठो चाइनीजों को इन लोगों ने धूल भी चटा दी। भारत का जवान तो खैर उसका लोहा तो पूरा विश्व मानता है कि अगर हमारा भारतीय सेना के जो जवान हैं अगर अपने पे आ जाए तो एक पैर पे पैर रखेंगे, दूसरा इसे बीच से पकड़ के, जैसे भीम ने जरासंध को फाड़ा था ऐसे फाड़ देते। तो कांपते तो सब हैं, और देखिए उन लोगों ने कितनी तैयारी की थी चाइना वालों ने, लेकिन हमारे जवान जो कि निहत्थे थे तो उन्हीं के चीजों से, उन्हीं के वो तार और इससे उनका चटनी बनाए थे। और चाऊ माऊ सब कैसे भागे थे, चाऊ माऊ करते हुए। ठीक, ऐसे कुछ फैसले लिए ना, तो 4 दिसंबर बाद ऐसे ही कुछ बड़ा फैसला लेंगे। तो चलिए, यह है राजीव चतुर्वेदी जो कह रहे हैं कि 4 दिसंबर के बाद देश को किसी बड़े फैसले के तैयार करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने अब तक 3 बड़े फैसले लिए हैं, 370 हटाई है, राम मंदिर बनवाया है, नोटबंदी की है, कोरोना काल में वैक्सीन लेकर के आए हैं। उन फैसलों का आप पर सीधे कितना असर पड़ा है, आप उसको जानिए। यानी कि 4 दिसंबर के बाद किसी दिन प्रधानमंत्री रात 8 बजे आएंगे और कहेंगे कि आज से ये फैसला लागू है। उसके लिए आप अभी से मन बना के रखिए, क्योंकि राजीव चतुर्वेदी जी ऐसा कह रहे हैं, तो आप इसको मान के चलिए। पहले मेरी एक बात सुन लीजिएगा, आपने एक चीज जो कही कि किसी दिन रात के 8 बजे आएंगे, तो आप इससे क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं? ये जनता हमारी समझ रही है। नहीं, हमको भी समझा दीजिए, मैं भी जनता मतलब जनता, देश का कोई बड़ा फैसला आएगा तो जनता के लिए तैयार है। तो उसमें दरअसल जैसे आपने अभी कहा ना 8 बजे, तो बहुत से लोग नोटबंदी को गलत कह रहे हैं, बहुत लोगों की विचारधारा की नोटबंदी सही है। देखिए समाज है, यहाँ पे सबके विचारधारा है, और किसी भी फैसले से सभी संतुष्ट हो ऐसा संभव नहीं, बिल्कुल नहीं, होता ही नहीं। भाई एक परिवार में 5 सदस्य हैं, पिता घर के बाहर निकल रहा है, 2 पैसे कमा के ला रहा है, अब एक बीवी 3 बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं कि उसके तीनों बच्चे उससे संतुष्ट हो। बिल्कुल, बात तो सही, लेकिन पिता तो पूरे घर का हित सोचेगा ना। तो ऐसे तो ये अब नोटबंदी, अब इसी नोटबंदी पे भाई कहा गया कि आज पाकिस्तान की खटिया इसलिए खड़ी है क्योंकि जो फर्जी करेंसी पाकिस्तान जिसके दम पे वो चल रहा था, आज वो खत्म हो गया। पाकिस्तान देखिए कटोरा हो गया, आतंकवाद, ये सब। अभी आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि 10 नक्सलवादी उड़ाए गए, आज मारे गए।
अब उसमें तो वो तो कह देंगे कि हाँ यार, मान लीजिए आप कह देखे करे अभी तो 10 मार के गिरा दिए, ये आ जाएगा, फिर ऐसा ना हो 100 मरवाएं, तो क्या उनका जिंदा रहना अच्छा है या मरना अच्छा होगा? बिल्कुल सही बात है। तो ये नहीं, हाँ बड़े फैसले लेंगे जिसमें देश का हित होगा, और देश का अगर हित है तो उसमें संपूर्ण समाज का हित है। अगर हम अपना व्यक्तिगत हित सोचेंगे तो उससे देश का हित कभी नहीं हो सकता। चलिए, राजीव चतुर्वेदी जी कह रहे हैं देश का हित होगा, मैं देश का हित मान के चलता हूँ, लेकिन अब आप ये मान के चलिए जो फैसला होने जा रहा है देश हित में होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 बच्चों में से कौन से बच्चे हैं जिसको कुछ मिलेगा, और कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता है। आप अपनी स्थिति तय करिए और हमारे साथ बने रहिए और अपनी राय हमें ज़रूर लिख के भेजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। ओम नमः शिवाय।